वो कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था उस टॉपिक को? देखो, टॉपिक अपना क्या है? सौरमंडल। एक तो क्लास में क्या होने और आओ बैठो कब 3 बार बुलाया जाए उधर सो ठा पड़े था जदे। नहीं नहीं, अब तो रोज आता हूँ, कल ही नया था, अब एक दिन छोड़ के दिन मत बोलो। देखो इधर सौर मंडल, उसके अंदर कुछ रह गया था, एक जिलो वाला में कुछ रह रहा है, वो दोनों ही कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है? अब टाइम जितना भी लगे वो ये नहीं मत करना, 6 बज गए, 6:30 बज गए। सौर मंडल में देखो, पहले अपन जो पढ़ा है अपन ने, एक बार अपने ग्रह के नाम मैं पूछूं वही बोलेगा, जितने भी ग्रह हैं। सूर्य से और आगे की ओर चलना है, आया था क्या उस दिन? बता। सूर्य से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ग्रह के नाम बता कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आया था क्या? इंग्लिश में बोल इनको। नहीं है? हाँ, तो हिंदी में आवे। तू बता रहे बीच वाला। तू बोल रहा है वैसे लिख रहा हूँ मैं, ये गलत है देख लेना। है जयपुर। सही है रे? है? सही नहीं है? सही है पक्का? एक गलत है एक में। है? पक्का? 100%? ये सही है तो अब ये बता, आकार वाले कर्म बता इनका, ये बोलेगा। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण, पृथ्वी, है, शुक्र, मंगल, बुध। चैन आराम से है क्या? सही है क्या? है? पीछे? पक्का? ये सही है? पृथ्वी वहां शुक्र है क्या? सही है? ये याद होना चाहिए सबके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अपन ने क्या क्या पढ़े थे? बुध को पढ़ लिया भाई, हमने उपग्रह पढ़ लिए। और क्या पढ़ा इसके अंदर? बाद में ग्रह स्टार्ट किए थे, उपग्रह बाद में। हमने बुध पढ़ लिया, शुक्र है, पृथ्वी में चल रहे थे। अब देखो तो नेक्स्ट है
3 नंबर का जो ग्रह है वो है पृथ्वी। इसमें अपने कुछ बातें लिखी थी, और वो बातें कौन कौन सी थी? क्या कहते हैं इसको? नीला ग्रह कहते हैं। इसका एक ही उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। और वो तो नीला, नीले होने के कारण हो गया वो तो है। 2 स्थितियां पढ़ी थी हमने। अफसोर और है। तू बता रहे क्या नाम तेरे? ये स्थितियां अपसौर किसको बोलते हैं और उपसौर किसको बोलते हैं? ये पीछे तेरे पीछे बैठा है, क्लास में नहीं आया था है? क्यों? तू बता तेरे हैं? दूर उड़ जाओ जद है। अरे ये तू बता रहे आया नहीं? ये आओ तो थे, आज थे आ गया, काल दूसरा जंगर। तू तो है, है। अपसौर का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच है अधिकतम दूरी। और वो तिथि क्या थी? 4 जुलाई। और उपसौर का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच है न्यूनतम दूरी। और वो तिथि क्या थी? 3 जनवरी। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बोलेगा कोई नहीं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका जवाब देना है। ये क्या हो रहा है? चेनाराम बता। चंद्रमा पर जाने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये जिस यान से गया था उसका नाम था अपोलो 11। इनके साथ एक व्यक्ति और गए थे, हैं? उनका नाम था एल्विन एल्ड्रिन। ये दोनों साथ ही थे। ये पहला पैर इनका रखा गया था, इसलिए अपन किसको पढ़ते हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तारीख याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो खास बात है नहीं। 21 जुलाई 1969 का वो दिन था जिस दिन ये गए थे। एक प्रश्न और है फिर मेरा। वो क्वेश्चन ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। मैं पूछूंगा, वो बोलेगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति तो बता रहा अभी आया 38 नंबर है। लुई पास्चर। यूरी गागरिन, सही बोल रहे? से यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? नहीं जाना? वेलेंटीना। एक क्वेश्चन और है।
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। प्रथम महिला भारतीय, प्रथम भारतीय महिला। कौन है? कल्पना चावला। ये 5 फैक्ट लिख लो साथ में। लिखो, यहां तक तो लिख लिया, ये तो कंप्लीट हो गया। इसके नीचे से लिखना है। लिखो, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रैकेट में लिख लेना अपोलो 11 यान। दूसरे व्यक्ति का नाम वो लिखना एल्विन एल्ड्रिन। नोट लगाई लिख लेना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले कदम रखा। नीचे लिखो, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। फिर लिखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना। फिर लिखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। बाकी से संबंधित तो उधर पढ़ लेंगे सौर मंडल में। ये चलो अपन ने नोट लगाई ली थी, क्योंकि चंद्रमा वाली बात कर रहे थे अपन, तो 2-3 बातें और लिख ली। अब देखो, एक 2 क्वेश्चन और है। एक तो यह है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। वो तो ग्रह है शुक्र। तो यदि आपको पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब शुक्र है। इसीलिए शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की। दूसरा कारण यह भी है कि पृथ्वी का आकार और घनत्व शुक्र से मिलता जुलता है, इसलिए उसको जुड़वा बहन या उसकी भगिनी या बहन कहते हैं। तारा पूछ ले तो सूर्य। सूर्य। फिर एक क्वेश्चन और बार बार आता है कि सूर्य के बाद सबसे नजदीक कौन सा है, मतलब 2 नंबर पे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, तो वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा
सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा, यदि आपको यह पूछ ले कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह, फर्क यहां पे है। तो तारा तो कौन सा है, साइरस, और ग्रह कौन सा है, शुक्र। शुक्र ग्रह। 4 पॉइंट ये लिख लो फटाफट, लिख लिया। लिख लिया। अब देखो, पृथ्वी से संबंधित जो पूछने वाले प्रश्न थे वो लगभग अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद में जो ग्रह आता है तो वो कौन सा है, मंगल। कितने नंबर पे है, 4। क्रम याद रखना है, मंगल ग्रह। उपनाम क्या है, लाल ग्रह। लाल ग्रह, लाल का कारण है आयरन ऑक्साइड। आयरन की गोलियां, आयरन की गोलियां स्कूल में देते हैं ना, आयरन की टेबलेट मिलती, खाई थी कि स्कूलों में पहले, खाई। तो अपन ये भी तो पढ़ते हैं ना कि लाल मिट्टी का रंग, उसका कारण तो यही है, आयरन ऑक्साइड। तो वैसे ही मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मिलती है, इसके कारण उसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। ये याद कर लेना। अगला प्रश्न मैं पूछूं वही जवाब देगा, क्योंकि मैंने बता दिया। पीछे वाले आ जाइए दोनों, हैं कल आओगे। जबरदस्ती भेजा क्या, जबरदस्ती भेजा है या फिर अच्छा से अकेडमी में भी आए हो आज ही, पहला ही टाइम, पहला ही दिन। फिर तो आना, रोज आना। फिर मिलेंगे कुछ साथी ऐसे कि नहीं नहीं पहले दौड़ करनी है ना, यही कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि मेरे को तो टीए की भर्ती देखनी है, वो कभी बोल रहा था। तू बता क्या, 2 कितने नाम और बता दोनों के, हैं फीमेल है, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस, इसमें क्या बताया था, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है, तो जवाब क्या होगा, मंगल ग्रह। कौन सा, मंगल ग्रह। 2 नाम मैं लिख रहा हूं, एक तो ओलंपस मेसी और एक है निक्स ओलंपिया। सुने 2 नाम, बताओ क्या है। ओलंपस मेसी तो
सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और किस ग्रह पर है? मंगल। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जानते हो क्या होता है? लावा को कहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर द्रवावस्था में जो पदार्थ है वो यदि बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। सबसे बड़ा सौरमंडल का ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मेसी। ओलंपस निक्स ओलंपिया एक पर्वत है। यह सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। तैयारी पहली बार कर रहे हो क्या पहले भी की है? फेस्ट 12वीं कब की थी? हैं? हो कहां से? जैल? दोनों जैल एक ही गांव के? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आगे आओ दोनों, आगे आओ। आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। अरे रजिस्टर लेके आओ। एक ही आज तू आज ही आने प्रश्न पूछा काला हूं बता विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हैं? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। इससे लगभग 3 गुनी ऊंची है। वो तो पृथ्वी ग्रह की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पूरे सौर मंडल की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो निक्स ओलंपिया है, वो मंगल ग्रह पे है। मंगल ग्रह में 4 बातें याद रखनी है कि एक तो इसका उपनाम है लाल ग्रह, और लाल ग्रह का कारण है वहां मिलने वाला आयरन ऑक्साइड। उसके बाद में 2 इसके क्या है? उपग्रह, फोबोस, डिमोस। अब मान लो कि सन्नी के 146 उपग्रह हैं तो उधर नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। इसके बाद प्रश्न बनेगा तो पृथ्वी का, कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। आगे वाला प्रश्न बन सकता है तो वो इन 2 से बन सकता है। बार बार आया है फोबोस और डिमोस, रट लेना। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। और डिमोस की और विशेषता यह है कि सौर मंडल में जितने भी उपग्रह हैं उनमें सबसे छोटा है ये डिमोस। उसके बाद में आपको एक ज्वालामुखी पर्वत है, एक बिना ज्वालामुखी या वैसे ही पर्वत है। यदि आपको पूछ ले कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो आपका आंसर होगा ओलंपस मेसी। और उसके बाद यदि आपको ये पूछ ले कि सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निक्स ओलंपिया। ये 4 लाइन और लिखो। लिख लेगा? अब देखो आगे। उसके बाद में मंगल के बाद में कौन सा क्रम से है? बृहस्पति। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। इंग्लिश वर्ड याद करने प्रश्न आता है। बृहस्पति में एक तो सीधा ही सीधा फैक्ट है कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो छोटा कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो किसका है? हाँ? शनि का, बृहस्पति का? शनि वाला 2 नंबर पे है। बड़े ग्रह का बड़ा उपग्रह। यहां उपग्रह की संख्या, दो चीजें बताई थी मैंने। आधिकारिक रूप से 79, करंट के हिसाब से 95, और इसमें एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे डिमोस इंपॉर्टेंट है वैसे ही गैनीमेड है। और इसमें बात याद ये रखनी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये। गैनीमेड। फिर एक चीज और है कि एक शब्द आता है वलय, रिंग। नहीं, वो तो प्रशांत महासागर। यहां कहां रिंग ऑफ फायर आ गया? वो तो किसको बोलते हैं? प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो ज्वालामुखी है उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। वलय है, इसके चारों तरफ रिंग। देखो आगे वाले चारों जो ग्रह हैं, क्रम से बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, चारों में वलय पाई जाती है, रिंग पाई जाती है। लेकिन सबसे विकसित अवस्था में या सबसे स्पष्ट दिखाई देने वाली जो रिंग है वो है शनि की। नॉर्मली अपने यही आता है कि वलय के लिए फेमस कौन सा है, तो अपन शनि करते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है, इसके अंदर आपको ये लिखना है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि सभी ग्रहों के चारों तरफ, चारों ओर वलय पाई जाती है। लेकिन सबसे स्पष्ट या आपको हो तो विकसित वलय शनि ग्रह की है। इसको अंडरलाइन कर लेना। क्लियर? तो बृहस्पति में ये मोटी मोटी बातें थी। उसके बाद इसके जस्ट आगे कौन सा है? शनि। शनि 6 नंबर पे है शनि। आकार के आधार पे ये कितने नंबर का है? 2। बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक विकसित वलय किसकी है? शनि की। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, इधर मैंने आपको 2 लिखाई थी, कितनी है? 82 और 106, सॉरी 146, 146। यहां एक उपग्रह देखा था अपन ने, उसका नाम क्या था? टाइटन। टाइटन में एक बात तो यही लिख लेना। अब देखो इसके अंदर आराम से कर भी सकते हो कि प्रश्न ये है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है, तो सबसे बड़ा वाला तो बृहस्पति का है, तो शनि का ऑटोमेटिक ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह तथा सौर मंडल का
दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये टाइटन है। जिन जिन उपग्रहों को अपन ने याद किया है उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो चंद्रमा उपग्रह की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में डिमोस, फोबोस, गैनीमेड और टाइटन। इनको याद करना है। तो इसके अंदर लिखो टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह तथा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। उसके बाद में 7 नंबर पे कौन सा है? अरुण। एक तो इसका उपनाम है लेटा हुआ ग्रह है। लेटा हुआ किस लिए? सोया रहता है? लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं इसको? मैं बता देता हूं, सुनो इधर। इससे पहले मेरा प्रश्न यह है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने एंगल पे घूमी हुई है? 23.5 डिग्री, है ना? इसी कोण पे है। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं कि सूर्य की अधिकतम सीधी किरण उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसको अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसको मकर रेखा। उस हिसाब से जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे ज्यादा अपनी अक्ष पर सबसे ज्यादा यदि कोई घुमा हुआ ग्रह है वो अरुण है। अपनी अक्ष पर। अक्ष का मतलब समझ रहे हो ना? अरे समझोगे? नहीं समझते? परिक्रमा बता दिया, बोल दिया ना उसने। ले ये पृथ्वी है। नॉर्मली अपन यही पढ़ते हैं कि ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। सीधा यदि अपन इस पृथ्वी को देखें फेस सामने तो ऐसे हो ये, लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। ये इस तरह से है। ये कोण है ना, ये 23.5 डिग्री है। मतलब जैसे सीधी पृथ्वी ऐसे दिखे अपने को सामने से, वैसा नहीं है। ये थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है। और वो जो एंगल है ना वो 23.5 डिग्री का है। ये इसकी अक्ष है। इस अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। सेम वैसे ही अब देखो पूरी यदि झुक जाए वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ये जो अरुण है पूरी झुक जाए तो ये एंगल, भाई ये इसकी अक्ष हो, पूरी झुक जाए तो ये झुकी हुई है 82 डिग्री पे। 82 डिग्री लगभग ये, ठीक है ना? 82 डिग्री पर। इसलिए पूरी झुकी हुई है, एज ए लेटे हुए की तरह दिखाई देती है। भाई आदमी खड़ा है, सोएगा तो वो 90 डिग्री पे होगा ना। खड़े होने की स्थिति में और सोने की स्थिति में एंगल 90 डिग्री होगा ना। तो सेम वही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। एक शब्द आता है हरा ग्रह। हरा ग्रह दो हैं, अरुण भी है और वरुण भी है। हरा ग्रह पूछ ले, दोनों है। अरुण ग्रह भी है और वरुण ग्रह भी है। और इसका कारण है मीथेन गैस।
मिथेन गैस का सूत्र क्या होता है CH4। साइंस किस किस के क्लास में तैर रही है? अभी भी है ग्रेजुएशन में है? तो रेगुलर कर रहा है तू? कहां से? सुबोध कॉलेज से। और किसी का साइंस? तेरे भी अभी साइंस है फर्स्ट ईयर में? अब आर्ट्स है। प्राइवेट है रेगुलर? प्राइवेट। तेरे भी साइंस है? देखो इधर, उसके बाद में लास्ट जो अपना ग्रह वो कौन सा है? वरुण। एक चीज तो यही है कि ये पृथ्वी से सबसे दूर है भाई। लास्ट में ना 8 नंबर पे पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर, और एक है सबसे ठंडा ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह। ये मोटी मोटी बातें इतनी याद कर लो सौर मंडल के अंदर। आगे जो भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में इसके प्रश्न डालेंगे सौर मंडल के। किसके टेस्ट कब होगा? कल ही? परसों? तो परसों जो भी टेस्ट होगा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है उनमें सिर्फ ज्योग्राफी आएगी। कितने प्रश्न आते हैं? 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे सौर मंडल के होंगे। समझ गए? समझ गए? एक टॉपिक छोटा सा अपना और रह गया था कल, वो पीछे एक पेज छोड़ा था ना, आ जाओ वहां पे। झीले, हाँ कंप्लीट हो जाएगा, छोटा ही झीले। अब झील तो याद कर ली, पीछे वाली तो, पीछे वाली झीलें तो याद है। 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 8 सौर मंडल के होंगे, 7 झीलों के होंगे। आ जाएंगे पूरे नंबर? कोशिश करना। 8 सौर मंडल के होंगे, 7 क्वेश्चन है भारत की झीलें। पीछे हमने झीलें पढ़ी हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? हैं? वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो चिल्का। सबसे बड़ी खारे पानी की पूछे तो, सबसे बड़ी लेगून पूछे तो, सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय पूछे तो सांबर। क्रेटर झील का उदाहरण पूछे तो, क्रेटर झील का अच्छा उदाहरण भारत में पूछे तो लोनार झील। कौन सी? लोनार। कहां पे? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहां है? महाराष्ट्र में। क्रेटर झील का अर्थ मैंने बताया था आपको कि जैसे ये क्या है कि कोई पर्वत है और यहां से लावा बाहर आए और बाहर आके ये ऊपर वाला हिस्सा उड़ा दे वो, तो यहां एक खड्डा बन जाएगा। आने वाले टाइम में ये रास्ता बंद हो जाए, यहां एक खड्डा बन जाएगा और उसी खड्डे के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाए, वो क्रेटर झील कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रेटर झील। अबे वो चाल सी बोल क्या नहीं, बंद करवा देना वो। तो ये सबके हाथ में कोई चल ले हैं? देखो इधर, तो चिल्का झील तो पढ़ा दिया पूरा। अब क्या पढ़ाना इसमें? चिल्का झील है कहां पर? ओडिशा में।
यहां 5 झील लगातार पड़ेंगे, पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ढंग से। चिल्का झील मैंने बता दिया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये एक लेगून झील है। लेगून का मतलब क्या है? उस झील के अंदर किसका पानी है? समुद्र का पानी है। बरसात का क्या? किसने बोला? किसका पानी है? समुद्र का। समुद्र के किनारे है वो झील है। जैसे ये दक्षिणी भारत है, यहां पे ये ओडिशा में स्थित है। ये यहां समुद्र है, और समुद्र का कौन सा पार्ट है यहां पर? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और इस बंगाल की खाड़ी का पानी इसके अंदर है, वो बाद में डिस्कनेक्ट हो गई। इस प्रकार की झीलें क्या कहलाती हैं? लेगून। तो ये क्या है कि लेगून झील है। ये पीछे अपन ने लिख लिया कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का। क्लियर? दो उसके बाद और लेगून झील है अपनी। आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं, एक है पुलिकट और एक है कोलेरू। दोनों लेगून झील हैं। पुलिकट झील है ना, इसको ध्यान से सुनो, ये प्रश्न बार बार आया है, हर टाइप से प्रश्न आया है। ये दो राज्यों की बाउंड्री पर है। जैसे हमने यहां पर तटीय सीमा पर राज्य पढ़े थे। जयनाराम बता, तटीय राज्य कितने हैं? हाँ, 9। कितने हैं? 9। उन 9 राज्यों के नाम क्रम से यहां से बताने हैं। ऊपर ऊपर कौन सा है? उसके नीचे महाराष्ट्र के नीचे, गोवा के नीचे, कर्नाटक के नीचे। इसका मतलब पश्चिमी तट पर कितने? 5। पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं? 5। प्रश्न ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी तट पर नहीं है? एक इन 5 में से अलग दे देगा, 3 इनमें से दे देगा। उसके बाद में जस्ट इधर घूमते हैं अपन, तो यहां राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर है ओडिशा। उसके ऊपर है पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हैं? 4। इधर कितने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 9। ये राज्य कौन सा है? केरल कौन सा बोल रहे? ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु के ऊपर कौन सा है? इनकी बाउंड्री पे एक झील है, देखो इधर ये लिखा हुआ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित। इसका ज्यादातर मैक्सिमम हिस्सा किसमें है? आंध्र प्रदेश में। अब सुनो, प्रश्न ये आएगा कि पुलिकट झील स्थित है, ये ऑप्शन में बार बार आया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। यदि मान लीजिए ऑप्शन में एक एक राज्य ही हो, तो आपका जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्योंकि 84% हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में, बाकी 16% हिस्सा क्या है? तमिलनाडु में। तो बड़ा हिस्सा तो आंध्र प्रदेश में ना। तो याद करना ढंग से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बड़ी झील है, यह भी एक लेगून झील है। इसका मतलब ये भी तट पर है, और इसके अंदर भी किसका पानी है? समुद्र का पानी है। ये क्रम है, ऊपर ऊपर क्या है? ऊपर ऊपर झील कौन सी? लेगून है। चिल्का कौन सी? चिल्का। 2 नंबर पे इसके नीचे जो झील है वो कोलेरू है, क्योंकि कोलेरू सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है? आंध्र प्रदेश। तो 3 इस तट पर, सुनना ध्यान से, इधर वाले तट पे यानी पूर्वी तट पे 3 लेगून झीलें हैं। कितनी? 3। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट। बोलो वापिस, चिल्का, कोलेरू, पुलिकट। जैसे ही आप इधर घूमोगे केरल की साइड में, केरल में भी 2 लेगून झील है, लेकिन वहां इनको लेगून नहीं, कयाल कहा जाता है। एक बार ये लिख लो आप, चिल्का के बारे में सारा का सारा लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश की झीलों में ये 2 झीलें लिख लीजिए।
लिखो पुलिकट झील, यह एक लेगून झील है, ब्रैकेट में लिख लेना आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में, या फिर इसी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐसा कैसे लिख लो। इधर देखो एक ये लाइन और लिख लो, इस झील के सामने इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। और ये तो हमने जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे उस टाइम पढ़ा था, याद आ रहा है, श्रीहरिकोटा। कौन सा? और श्रीहरिकोटा से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। इसरो का खुद का मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में है। इसका मुख्यालय तो बेंगलोर में है। कहां पर है? बंगलुरु। अभी क्या है ये? बंगलुरु। बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की? कर्नाटक की। किसकी? कर्नाटक की। एक शब्द आया था मंगलुरु, याद हो तो? कहां आया था बता? है पढ़ा तब आया था? अरे हमने पश्चिमी तट को 3 भागों में नहीं बांटा था क्या? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। उसमें सूरत से गोवा तक कोंकण था, गोवा से मंगलुरु तक कन्नड़ था, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार था। तब एक शब्द आया था मंगलुरु। तो मंगलुरु भी कर्नाटक में है और बंगलुरु भी कर्नाटक में है। यहां इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, लेकिन इसरो अपने उपग्रह कहां से प्रक्षेपित करता है? श्रीहरिकोटा द्वीप से करता है। और ये पुलिकट झील के पास ही ये द्वीप है, उसके सामने ही है। और जिस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से जहां से ये उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसमें नहीं लिखा हुआ ना? इसरो अपने जो उपग्रह है वो कहां से लॉन्च करेगा? श्रीहरिकोटा से। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर इसका जो केंद्र है उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। हिंदी में ये ऐसा लिखा जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। तो श्रीहरिकोटा द्वीप इंपॉर्टेंट है। हमने द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़े थे, लक्षद्वीप समूह पढ़ा था। उसके बाद अन्य द्वीपों में हमने एक तो श्रीहरिकोटा द्वीप पढ़ा था और एक पढ़ा था व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। और इसका नाम भी क्या है दूसरा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और ये जिस राज्य के सामने है, ओडिशा। और इसमें मैंने बात आपको यह बताई थी कि इस द्वीप से मिसाइलें दागी जाती हैं। मिसाइल यहां से छोड़ते हैं और उपग्रह यहां से। और एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन। तो इसलिए इनके नाम पर बाद में द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। तो व्हीलर द्वीप और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दोनों एक ही हैं। समझ गए? याद रखना इनको। उसके बाद है कोलेरू झील। ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। चला गया? नहीं को नहीं। अब आप आते भी तो ऐसे ही हो ना, अब जाओगे भी उस हिसाब से। नहीं नहीं, दूध दे देसी, इतना ही तो हाल है बस। फिर कल वापस बढ़ाओ जो है।